राम मंदिर के लोकार्पण में 4 दिन शेष और पूरा देश राम लहर से आप्लावित, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक राममय वातावरण। और उसके बीच में कई समझदार लोग कहते हैं कि कड़वे प्रसंगों को शुभ अवसरों पर याद नहीं करना चाहिए, वो कटुता पैदा करते हैं। और आज इस माहौल में अचानक से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने फिर कह दिया कि 1990 में अक्टूबर और नवंबर में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो गोली चलवाई थी मुलायम सिंह की सरकार ने, वो ठीक चलवाई थी। चूंकि कार सेवक उत्पात कर रहे थे तो संविधान और कानून बचाने के लिए गोली चलवानी पड़ी और ठीक चलवाई। बताइए, कोई ऐसा प्रसंग ऐसे अवसर पर याद करता है क्या, जब आपको 90 दिन बाद चुनाव में भी जाना है? अयोध्या की आंखों में वो दृश्य ताजा है और अयोध्या की आंखों से देश की आंखों में वो दृश्य ताजा है। 1990 में कोई बहुत समय नहीं बीता, 33-34 साल पहले की घटना है। उसके जख्म क्यों कुरेदे जा रहे? बात करनी थी सीटों के बंटवारे की कांग्रेस और सपा में, और ये शिवपाल चाचा अयोध्या चले गए। आज अब स्थिति है, अखिलेश जी ने कहा कि मैं मायावती जी के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो शिवपाल चाचा ने आज कहा कि वो दलित की बेटी नहीं, वो दौलत की बेटी है मायावती। लो कर लो बात, अब किसकी माने? अजब सी स्थितियां हैं, अजब सी परिस्थितियां हैं। आज बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की फिर बैठक हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। कल भी हुई थी, आज फिर प्रक्रिया चल रही है। इस सब के बीच में अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम समाजवादियों की तो स्थिति यह है कि ना हमको भाजपा वाले अपने यहां बुलाते हैं कार्यक्रम में, न कांग्रेसी। तब एक अजब सा घटाटोप है, अजब सा कंफ्यूजन है। कोई एक सिनेमा में डायलॉग था, इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, ना इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं इसको कहूंगा इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? तय कर लो बड़े मुद्दों पर कैसे बोलना है, कम से कम परिवार तो तय कर ले कि मायावती जी के खिलाफ बोलना है कि नहीं बोलना है, दौलत की बेटी बोलना है उनको या दलित की बेटी बोलना है, तय कर लो, एक ही स्वर रहे। कांग्रेस में के साथ कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, ऐसी चर्चा है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी जहां तेजस्वी से ज्यादा सीटें लेके विधानसभा में लड़ी कांग्रेस, लेकिन उसने तेजस्वी की लुटिया भी डुबो दी, नहीं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते। इसीलिए समाजवादी पार्टी करेगी ना, सीटें नहीं देंगे, नंबर नहीं खाली छोड़ेंगे। आदमी बताओ किसको लड़ाओगे? कांग्रेस के कुछ संभावित उम्मीदवारों पर भी अखिलेश यादव की नाराजगी है, यह भी सुनने में आ रहा है। कांग्रेस से जुड़े 2 मुस्लिम चेहरों पर अखिलेश यादव का वीटो है, ऐसा सुनने में आ रहा है। चर्चा यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि मुसलमान राहुल गांधी के पीछे आ गया है पूरा। अब अखिलेश यादव अगर मुस्लिम बहुल सीटों से अपने को विड्रॉ कर लेंगे तो 27 में क्या करेंगे? उनको तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करनी है 27 के चुनाव में, और मुसलमान कांग्रेस को दे दें सीटें मुस्लिम बहुल वाली, तो समाजवादी पार्टी क्या कथा करेगी? ये हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे? अखिलेश यादव की चिंता और चुनौती 24 नहीं हो सकता ना, वहां उनको सीमाएं मालूम है, लेकिन उनकी चिंता और चुनौती और इच्छा और लक्ष्य सब कुछ 27 है।
तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का झंडा बुलंद रहे, ऐसी तस्वीर कैसे मंजूर कर सकते हैं? 27 में ऊंट किस करवट बैठे कौन जाने, कौन किसके साथ रहे नहीं रहे कौन जाने। आज के दौर में जैसे होता ना कि आज के दौर में उसकी गारंटी की इच्छा ना करे फैशन के इस दौर में, वैसे ही आज की इस दौर में गठबंधन लंबा चले इसकी इच्छा तो कोई नहीं करता, कब रास्ते अलग हो जाएं। ये सारी परिस्थितियां एक साथ विपक्षी आंगन में उमड़ती घुमड़ती दिख रही हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें और समझने की कोशिश करें कि एक ओर राम लहर, दूसरी ओर शीत लहर और तीसरी ओर एक गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन, चिंतन और चिंता। रास्ता तय कर दिया है और आधा जल्दी ही। तो उस रास्ते में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल जी अखिलेश जी से या खारगे जी अखिलेश जी से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। एक कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। कुछ ऐसा ही हाल विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भी है, क्योंकि बैठक दर बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग का सवाल हल होने का नाम ही नहीं ले पा रहा। वहीं बुधवार को दिल्ली में हुई सपा कांग्रेस की दूसरी बैठक में भी पूरी तरह से बात नहीं बन पाई। रामगोपाल यादव की माने तो आधा रास्ता तय कर लिया है। रास्ता तय कर दिया है और आधा जल्दी ही। तो उस रास्ते में रास्ता तय कर दिया है और आधा जल्दी ही। तो उस रास्ते में अब अगर इतने चिंतन मंथन और मीटिंग के बाद भी आधे रास्ते पर पहुंचे हैं, तो सवाल है कि मार्च में अगर चुनाव होंगे तो आखिर मंजिल तक कब पहुंचेंगे। वहीं सपा कांग्रेस के तमाम नेताओं के मंथन के बाद भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि वैसे तो एक एक सीट पर विस्तार से बात हुई है, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही फाइनल फैसला लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल जी अखिलेश जी से या खारगे जी अखिलेश जी से बात करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम कहीं पर कोई निश्चित उस पर नहीं आ पाएंगे। सीट बंटवारे की बिसात पर सपा मुखिया पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में गठबंधन की गाड़ी में स्टीयरिंग वही संभालेंगे। 80 सीटों के रण में 65 और 15 वाला फॉर्मूला भी बताया गया है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस 25 से 28 सीटों पर दावा कर रही है और सपा 12 से 15 सीटें देने पर राजी है। और केवल सीट ही नहीं, बल्कि सपा ने कांग्रेस से उम्मीदवारों के नाम भी मांगे हैं। वहीं इन सब से इतर सबकी नजरें इस बैठक में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को खोजती दिखी। आरएलडी भी करीब दर्जन भर सीटों पर दावा ठोक रही है, लेकिन बंटवारे की बिसात पर जयंत को जगह न देना भी सियासी गलियारों में सवाल का सबब है। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव होने में चंद महीने ही बाकी रह गए हैं और यहाँ सीट बंटवारे का मामला अभी आधे रास्ते यानी अभी भी 50-50 पर टिका हुआ है। ऐसे में अब सवाल यही है कि अखिलेश राहुल ही करेंगे फाइनल फैसला, तो क्यों मीटिंग दर मीटिंग का माहौल बना। सवाल तो ये भी है कि आखिर कहाँ फंसा है पेच। कहां फंसा है पेच, यही तो मुख्य प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक जी का बहुत स्वागत है। अनिल यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल यादव जी का बहुत स्वागत है। अनिल दुबे साहब हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, अनिल दुबे साहब का बहुत बहुत स्वागत। अनिल दुबे जी, आपसे बात शुरू करते हैं। अनिल यादव की तरफ से 5 और तारिक खान की तरफ से 5 लोग बैठ रहे हैं। एक आपकी पार्टी से भी बैठा लेते हैं हैंडपंप की तरफ से, नहीं? क्या समस्या थी? कुछ मान रह जाता बागपत बड़ौत में जयंत चौधरी का भी कि हाँ भाई हमारी पार्टी का भी आदमी मीटिंग में गया, नहीं? देखिए अमिताभ जी, उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जी, उसमें हम नहीं है।
28 दलों का जो गठबंधन है उसमें 18 दलों के लोगों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी सदस्य नहीं है। लेकिन सीटों के बंटवारे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी जो सीटें उनको लड़नी है, जिस सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं, वो सूची हमने इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंप दी है। और उस पर जो भी विचार होगा अन्य बैठकों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हो रहे हैं। सारी बात ठीक। मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछा भाई, 10 लोग बैठ रहे, 10 कप चाय बन रही है, 10 समोसा कचौड़ी आ रहे हैं, 11वां भी बैठ जाता, क्या जा रहा था? नहीं बैठना चाहिए था। बागपत में आपकी इज्जत बढ़ जाती, बड़ौत में आपकी इज्जत बढ़ जाती। अब हम तो वहां जानते हैं चौधरियों को मिजाज क्या, वो कहेंगे भाई छोरा तेरे आदमी को वहां जगह नहीं मिली। तब लेकिन अब ये मसला है गंभीर, इसको भी समझना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कृष्णा पटेल की पार्टी से भी एक को बैठा लेते, केशव देव की पार्टी से भी एक को बैठा लेते। केशव देव कब से झंडा लिए घूम रहे? नहीं सभी को बैठना चाहिए। सीट देते न देते बैठाल तो लेते, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो करो। खैर कब तक निपट जाएगा मसला भैया दुबे जी? देखिए, हम लोगों ने सीटों की बात, जो जिन सीटों पर हमें लड़ना है, जिन पर हमारा प्रभाव है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से वो सीटें उनको सौंप दी गई हैं। और बहुत ही मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी जिस तरह 4 बैठकों में जो बातें तय हुई हैं कि जो जहां जिस राज्य में प्रभावशाली हो, जिस राज्य में जिस क्षेत्र में जो दल प्रभावशाली हो, जो जीतने की स्थिति में हो, वो वहां पर लड़ने का काम करे। सीटों को संख्या बढ़ाने को लेकर के हम लोग नहीं लड़ना चाहते। ये बात वहां पर गठबंधन की बैठकों में तय है। और हम लोग चाहते हैं कि जो जहां जीत सके वही वहां लड़ने का काम। ठीक है दुबे जी, ठीक है। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है तारिक बाबू कि जो जहां जीत सके उसी को टिकट देंगे और संख्या नहीं, ऐसा ब्लैंक चेक नहीं देंगे। जब सीटें बढ़ती हैं तो कोई उस्ताद ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे पट्टे के अलावा कोई दूसरा जीत सकता है वहां, भले ही वोट मिले 5। क्या मुझे वो पार्टी बताओ जो ये माने कि हम हार जाएंगे यहां? क्या अपना कृष्णा पटेल भी नहीं मानेंगी, केशव देव भी नहीं मानेंगे, संजय चौहान भी नहीं मानेंगे, जयंत को तो छोड़ो। ये एक प्रैक्टिकल है कि नहीं? अच्छा, दूसरे मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था, एक झंझट निपट नहीं रहा। कल मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, समझदारी की बात कही कि भाजपा ने कई राज्यों में ऐसा काम किया है कि उसका वोट शेयर 60% को पार कर गया। अखिलेश यादव के शब्द उद्धृत कर रहा हूं कि भाजपा ने कई राज्यों में ऐसा काम किया कि उसका वोट परसेंटेज 60% को क्रॉस कर गया। और उससे अगर लड़ना है तो दिन नहीं बचे 100, जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तुरंत उतरना होगा। इस सब के बीच में ये चल रहा है। अभी बताइए कोई और टाइम आएगा भैया क्या? नहीं, मान लीजिए 15 फरवरी को अनाउंस हो जाए इलेक्शन, कोई रोक तो है नहीं अनाउंस होने में। कितना समय बचा है इलेक्शन अनाउंस होने और प्रक्रिया में फिर तारिक खान साहब? हाँ, बहुत कम समय बचा। अब देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस ने लगातार जो है 4-5 दिनों से अलग अलग स्टेट के जो उनके पार्टनर इंडिया गठबंधन के, उनको बुला रहा है। कल परसों शायद आपको बुलाया था, उससे पहले बिहार की दोनों बड़ी पार्टियों को बुलाया था। उसी में समाजवादी पार्टी को भी बुलाया गया था और समाजवादी पार्टी ने अपनी बातें रखी हैं। और मुझे लगता यह है कि अब ज्यादा बचा नहीं। जो मैं सबसे अच्छी बात कही रामगोपाल साहब ने कि आधा रास्ता तय है और आधा बचा। अब आधा रास्ता का मतलब यह है कि जो सीटों की बात है वो लगभग मुझे लगता है कि फाइनल हो ही गई होंगी, और नहीं अगर हुई होंगी तो नेक्स्ट मीटिंग एक और मुझे लगता है कल ही परसों में हमारी तरफ से उदयवीर सिंह साहब और लालजी वर्मा साहब और जावेद अली खान और रामगोपाल साहब, ये सभी लोग थे। तो मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा। कौन क्या कहता है वो उसके ऊपर है, मगर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि लड़ाई, जो अखिलेश जी ने कहा उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लड़ाई तगड़ी है
और उसमें अब बिल्कुल भी विलंब की जगह नहीं है। मगर अगर मीटिंगें ना हो रही होती, हम इंतजार कर रहे होते कि 22 निपट जाए तब मीटिंग हो, तब तो अमिताभ भाई कहा जाता कि विलंब हो रहा है, देर हो रही है। अभी 22 का प्रोग्राम हो भी रहा है, साथ ही हम रियलाइज भी कर रहे हैं, हम किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे। ठीक तारिक भाई, ठीक तारिक बाबू, ठीक है। मैं कांग्रेस से भी एक सवाल ले लूं, बीजेपी से भी, फिर दूसरे राउंड में जब आऊंगा तब ये पूछूंगा कि ये क्या जरूरी है कि जब पूरा देश राम राम कह रहा है, राममय हो रहा है, तब 1990 30 अक्टूबर की और 2 नवंबर की गोली कांड को याद करना माइक पर मुस्कुराते हुए, ये कौन डॉक्टर बताया है कि ये काम करो? बोले नहीं, ठीक गोली चलवाई थी, चलवाना जरूरी था। ये वक्त गोली याद करने का है कि राम भक्तों पर गोली चलवाई गई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसकी कीमत भी चुकाई है ना, और फिर बोलेंगे तो फिर कीमत चुकाएंगे। स्वाभाविक है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, वो आप जब कुरेदोगे तो कीमत देनी पड़ेगी। अखिलेश जी कह रहे हम मायावती जी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, कोई सवाल पूछो। चाचा कह रहे वो दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। किसकी सुने? अखिलेश जी कह रहे हम उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और चाचा कह रहे दौलत की बेटी है। अरे घर में तो एका कर लो बाबू। मायावती जी सुनेंगे तो क्या उनके दिल पे गुजरेगी? खैर, अनिल यादव जी, चर्चा ये आ रही है मित्र कि 1 दर्जन और 2 दर्जन के बीच में मामला फंसा है। क्या रामगोपाल जी ने जो कहा उसका अर्थ मेरी समझ में इतना आया कि 2 बार मीटिंग हो ली, चाय नाश्ता हो लिया, आधी दूरी खत्म हो गई, बैठ लिए, एक दूसरे को पहचान लिए कि ये उदयवीर हैं, ये मुकुल वासनिक है। क्या हेलो हेलो हो गई, ठंड है ज्यादा, क्या आधा रास्ता पार हुआ। मैं सलमान खुर्शीद की बात को ज्यादा प्रामाणिक मानता हूं, क्योंकि सलमान खुर्शीद वकील हैं, हमारे शहर के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ बैठक में खुर्शीद साहब, तो बोले हमने अपनी सीटें और अपने परसेप्शन इनको बताया, इन्होंने अपना बताया। एक अब नेक्स्ट राउंड बैठेंगे तो फिर एक दूसरे के परसेप्शन एक्सचेंज होने के बाद क्या राय बनी उस पर चर्चा करेंगे। अनिल जी, मामला फंस कहां रहा है? आबादी का एक शेर याद आ गया जी कि हम करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो करते हैं तो ऐसा नहीं होती। तो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी का कत्ल हो गया, AIADMK छोड़ के चली गई, कोई चर्चा नहीं हुई। जेजेपी के लिए तो नड्डा जी ने ये भी कह दिया हरियाणा में कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। तो उनके गठबंधन में वो लगातार किसी ना किसी का कत्ल कर रहे हैं, तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आपका विशेष प्यार जो है इंडिया गठबंधन से, वो मैं समझ सकता हूँ। और मैं अब आपकी बात कर रहा हूँ। अमिताभ जी, समस्या कहीं भी नहीं है, समस्या थोड़ी भी नहीं है। और अगर होती तो रामगोपाल जी या सलमान खुर्शीद साहब दोनों ही उस बात को बाहर कह देते। दोनों ने कहा कि पॉजिटिव माहौल में बात हो रही है। रामगोपाल जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि आधा रास्ता पार कर लिया, आधा बाकी है। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, उसका कारण क्या है। देखिए, एक तो आप बार बार कह रहे हैं कि देर हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जल्दी आने वाला है। हम नहीं कह रहे अखिलेश यादव कह रहे, अनिल यादव एक मिनट, हम नहीं कह रहे अखिलेश यादव कह रहे, मैं उनकी बात को उद्धृत कर रहा हूं। अब अखिलेश यादव की समझ कम हो सलमान खुर्शीद से, तो सलमान जाने, अखिलेश जी जाने। ठीक, मैं उस बात पे, उसी बात पे, अगर सलमान खुर्शीद ज्यादा समझदार है, उनको राजनीति ज्यादा आती है, अखिलेश यादव को कम आती, तो आपस में फरे आओ। नहीं, अब आप सुन तो लीजिए। देखिए, ये बात सही है कि एक तरफ सीट शेयरिंग की बात चल रही है, लेकिन चुनावी तैयारी दोनों पार्टियों की धरातल पर चल रही है। देश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश जी प्रदेश में PDA यात्रा निकाल रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी 11 जिलों की यात्रा करके आए हैं। बूथ पर काम चल रहा है, वो एक तरफ है। बात साथ के साथ सीट शेयरिंग पे भी बात चल रही है। और देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि चाहे जिसको सीट मिले, दोनों पार्टियों का योगदान 100% होने वाला है। चाहे जिसको जितनी मर्जी सीट मिले, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, वहां पर कांग्रेस पार्टी खून पसीना लड़ा के उसे जिताने का काम करेगी। और यही हम समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी क्लियर स्थिति है, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मेरी शुभकामनाएं। जब मायावती और अखिलेश यादव ने अलायंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो दोनों ने यही बात कही थी जो अनिल यादव कह रहे हैं, हमारे दोस्त, क्या कि खून पसीना लगा देंगे, जान लगा देंगे। और जब रिजल्ट आया उसके बाद धैतेरे की, बोले इनने काम नहीं किया, बोले इनने हरवा दिया।
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने में कई गठबंधन देखे बाबू, दिल को बहलाने के लिए गाली बख्याल अच्छा है। दूसरी बात हो रही कि रिश्ता बहुत अच्छा है, इतना मीठा हो गया कि बेनी राम की इमरती जौनपुर वाले की इतनी मीठी, क्या ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अखिलेश जी अभी कल कह रहे थे कि हमारी स्थिति यह है कि हमें ना भाजपा वाले अपने कार्यक्रम में बुलाते ना कांग्रेस वाले, ये अखिलेश यादव कह रहे थे। अब को वो गलत बोल रहे हो तो उनसे पूछो जाके, इसीलिए हमने पूछ लिया कि मौसम का मामला क्या है। हम तो जो अखिलेश यादव बोलते हैं उसी पर अंदाज लगाते हैं ना कि मसला क्या चल रहा भाई, और क्या जाने। खैर अशोक पांडे जी, शिवपाल जी ने कहा कि 1990 में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो गोली चलवाई गई अयोध्या में कार सेवकों पर, वो उचित थी, जरूरी थी, चूंकि कार सेवक उत्पात कर रहे थे। जब रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा में 4 दिन शेष हो, उस समय जब देश में एक राममय वातावरण हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी दल का हो या बिना दल का हो, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता पूरे देश में राममय वातावरण है। तब ये बात अचानक से क्यों उछाली गई फिर से गोलीकांड? अशोक पांडे जी, इसके पीछे क्या दिखता है? देखिए, आपको बता दें कि एक दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, कि हे देवी मुझे मुगालता भी दीजिएगा। ये लोग मुगालते में नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, इन लोगों का जनता इस बार बैंड बाजा बजा देगी। जिस तरह से राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को मुलायम सिंह ने लाल किया था और जनता ने उन्हें सबक सिखाया था, दुर्भाग्य है कि शिवपाल जी को याद दिलाते हैं। मेरा ये मानना है, अनिल जी उनकी बात आ जाए, फिर भाई उनकी बात आ जाए। जी बुद्धि बहुरा गई है, क्योंकि निश्चित तौर पे उस जमाने में जब देवता थे तो दानव भी हुआ करते थे। आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इस तरह के दानव इस तरह की अनर्गल भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। इसका खामियाजा चुनाव में इन्हें जनता देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अनिल जी, अनिल दुबे जी, स्वाभाविक है कांग्रेस, आप, अपना दल, कमेरावादी और अखिलेश जी की पार्टी, सब कोई भी इस ताप को झेलने की स्थिति में नहीं है कि गोलीकांड को सतह पर लाके खड़ा कर दो और उसके बाद चुनाव में जाओ। इतनी समझदारी तो मेरे ख्याल से सबके पास होनी चाहिए, नहीं? और जिनके पास नहीं है उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अनिल जी, गोलीकांड सही था ये बोल के आप तो बागपत में वोट नहीं मांग पाओगे ना, नहीं, लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे। देखिए, गोलीकांड तो कभी भी सही नहीं होता। नहीं, कुर्ता फाड़ देंगे, सही गलत छोड़ो, लोग कुर्ता फाड़ देंगे भाई। गोलीकांड की तो बात की नहीं होनी चाहिए। जिस बात का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर राम मंदिर बने, तो अब तो सारे देश को लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने। अब ये अलग बात है कि उसके तरीके पर हम सवाल उठा रहे हैं कि जो सनातन विधि है, इस देश के चारों शंकराचार्य, इस देश के धर्माचार्य वहां पर मंदिर बनाने का काम करते, और सारे दलों के लोग वहां बैठ करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, सभी लोग वहां पर बैठते हैं। अब एक आपने राजनीतिक कार्यक्रम आपने बना दिया, और उस अधूरे मंदिर को, अधूरे घर में तो कभी भी अमिताभ जी आप तो जानते हैं। दुबे जी, ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। दुबे जी, मैं समझ गया। अरे रुक जाओ भाई, समझ गया इस बात को, शंकराचार्य वाला एपिसोड आप लाए, ठीक, मैं समझ गया। अनिल यादव जी के पास चलता हूं, वो आपके गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनके पास चलूंगा। हाथी का पाँव सबका पाँव, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो मानेंगे इंडिया का वक्तव्य है। पांडे जी भी रुको भाई, मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल शंकराचार्यों के प्रति अतीव आस्थावान हो गए और कह रहे कि जो शंकराचार्य कहे हमारे लिए वही वेद वाक्य, वही कानून, वही शिरोधार्य।
कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, हम शंकराचार्य के पीछे हैं या साथ हैं, ऐसा कुछ सीपी राय को मैं देख रहा था सब लोगों ने। ठीक, मैं एक बात याद दिलाता हूं, निश्चलानंद जी महाराज और अविमुक्तेश्वरानंद दो लोग मुखर हैं, दो लोगों ने तो दूसरी बात कही, मैं उसमें बहस में नहीं जा रहा। इन दो ही की बात करता हूं जिनके पीछे इंडिया खड़ा है। इन दोनों ने एक बार नहीं कई बार कहा यादव जी कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों हिंदुओं के आस्था के स्थल है, तीनों हिंदुओं को सौंपे जाने चाहिए हर सूरत में। क्या? और अविमुक्तेश्वरानंद जी तो इससे बहुत आगे गए, उन्होंने तो कहा कि भाई जब देश विभाजित हुआ था तो इसी आधार पर हुआ था कि उधर रहो, इधर क्या को, तो जो इधर हैं उनको यहां समझ नहीं आ रहा तो उधर चले जाएं। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनको आप लोग कह रहे हो कि यही सच्चे संत शंकराचार्य है और इन्हीं के पीछे हम सब लोग चलेंगे। एक मिनट अशोक पांडे जी, तो क्या कांग्रेस और इंडिया इन पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्यों के इस अभिमत से सहमत है और इसको इंडोर्स करेगी ऑफिशियली कि काशी और मथुरा, अयोध्या का तो हो ही गया अच्छा फैसला, काशी और मथुरा अविलंब हिंदुओं को सौंप दिए जाएं? अनिल जी, क्योंकि ये दोनों शंकराचार्यों की मांग रही है। अमिताभ जी, मैं इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म की और किसी भी जाति की राजनीति नहीं करती, ना ही किसी भी धार्मिक चीज पर अपना कोई पक्ष रखना हम जरूरी समझते हैं। जहां तक बात इस बात की है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनना चाहिए, कोई भी भारतीय चाहे वो किसी भी धर्म का हो आज उस फैसले के साथ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आप बार बार एक बात कह रहे हैं, सुन लीजिए पांडे जी, मैं आपके बीच में एक मिनट अशोक भाई आएंगे आपके पास से, उनकी बात आ जाए पूरी अनिल की। जी भैया, आपने कहा कि देश राम में हो रहा है, मैं बिल्कुल आपकी बात से ताजुब रखता हूं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं उस बात पे, लेकिन ये देश राम में हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी में हो रही है। अयोध्या मामले में भी सबूत के साथ पेश कर रहा हूं, हो सकेगा तो आप दिखाइएगा इसको। ये अयोध्या की एक फोटो है जहां पर राम जी का एक पोस्टर है और पूरे पोलो पर मोदी का पोस्टर है। मुझे बताइए, क्या मोदी जी राम से बड़े हैं? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्टर रिलीज किया था, वो भी आपको बता देता हूं, ये देख लीजिए। इसमें राम लला को मोदी जी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। मोदी जी राम भगवान के पिता हैं क्या? जी अनिल जी, ले जा रहे हैं अनिल जी, सिर्फ ये हमारा ये गलत अपमान है करोड़ों लोगों का। भाई एक मिनट रुको, मैंने प्रश्न पूछा, जयराम रमेश, अशोक जी रुकिए भाई, जयराम रमेश, खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत्र से लेके और कांग्रेस के बड़े नेता तक, इन सब ने कहा पूज्य जगत गुरु शंकराचार्यों ने जो बात कही है हम उसके पीछे खड़े हैं, शंकराचार्यों की बात ही फाइनल, शंकराचार्य नहीं जा रहे इसलिए हम अलग हैं, हम तो शंकराचार्य की ही मानेंगे। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया कि शंकराचार्य ये भी बोल चुके हैं, क्या इसको भी मानोगे? तो काशी मथुरा के लिए ललकार दो, या केवल इतना कहोगे कि जिसमें विवाद खड़ा है उतनी बात मानेंगे, काशी मथुरा पर नहीं मानेंगे शंकराचार्य की, या ये बोल दो? नहीं, आपको इस बात, अमिताभ जी, इसको समझना पड़ेगा। उन्होंने धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही कि मंदिर आधा अधूरा है, वहां पर मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए। अगर कोई धार्मिक गुरु धर्म के ऊपर कोई बात कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो उन्होंने मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं आया, नहीं बुलाया जा रहा, तो सनातन का मैंने जो प्रश्न पूछा, एक मिनट अशोक पांडे, एक मिनट रुकिए। आज तक पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाकी तो पांडे जी बताएंगे, वो काशी के विद्वान हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों को उस पर अध्ययन करना चाहिए कि बात गलत है कि सही है। पूजन विधि करवाने के लिए, और अनिल जी, दुबे जी, आप भी सुन लीजिए, पूजन विधि करवाने के लिए शंकराचार्य नहीं होते। पूजन विधि एक अलग प्रक्रिया है। अरे रुको भाई अनिल यादव जी, आपकी जानकारी कम है अभी मित्र। आपको पता है सोमनाथ कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? मैं 6 दफा बता चुका इसी मंच पर, इसलिए यह तर्क खारिज हो चुका, तार हो चुका, खत्म हो चुका कि अपूर्ण मंदिर की नहीं होती। रामेश्वरम में भगवान राम ने स्वयं प्रतिष्ठा की कि नहीं की महादेव की? वहां कलश लगा था, वह शंकराचार्य गए थे। उत्तराखंड गए हो कभी?
बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई, मंदिर तो बहुत बाद में राजाओं ने बनवाई। ये कैसे बात कर रहे हो? जो बात जयराम कहे वही सच नहीं है ना मित्र। आप लोगों को भी कोई देता है लिख के। शास्त्र का अध्ययन बिल्कुल अलग चीज है। और मैं चुनौती देता हूं, एक ऐसा अवसर बताओ दुबे जी, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, जिसमें शंकराचार्य पूजन विधि कराने के लिए बुलाए गए हो कि संकल्प शंकराचार्य जी कराएंगे, तो अब ये बताएंगे कलावा बांधो, मंत्र पढ़ो, टीका लगाओ। ये काम शंकराचार्य का होता है क्या? और सोमनाथ का जब हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कौन सा शंकराचार्य गया? उस समय उस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में एक थे ना। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा हुई सोमनाथ में, और 1965 में कलश और ध्वज चढ़ाया गया, 14 साल बाद मित्र। इसलिए कौआ कान ले गया, उसके पीछे मत भागो, अपना कान देखो, कौआ के पीछे मत भागो। ये समझना चाहिए कांग्रेस को भी। खैर तारिक खान, मैं वही सवाल पर एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। क्या शंकराचार्यों ने यह भी कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता, उनको मुसलमानों को दावा छोड़ देना चाहिए? ठीक, अयोध्या का तो हो गया सेटलमेंट, काशी और मथुरा बचा है। चूंकि आजकल मैं देख रहा हूं कुछ पार्टियां कह रही हैं कि शंकराचार्य जी के कहे के पीछे हम चलेंगे बस, और उनके पीछे जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। शंकराचार्य जी का कहा कट नहीं सकता, और जो काटेगा उसको हम मारेंगे। क्या शंकराचार्य जिंदाबाद हो रहा है? अच्छी बात है, हम भी प्रसन्न हैं। जगत गुरु का सम्मान। कल तक जो लोग उनको मनुवादी बताते थे जगत गुरुओं को, वो कह रहे हैं कि तुम्हें माता पिता तुम्हें वो, अच्छी बात है। क्या समाजवादी पार्टी जगत गुरु पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के इस वक्तव्य से सहमत है और वो मांग करेगी उत्तर प्रदेश में कि काशी और मथुरा खाली करो? तारिक खान साहब, देखिए, धर्म, राजनीति और अब ये नहीं यार, अभी कल कह रहे थे हम शंकराचार्य जी के पीछे कमंडल लेके, आवाज करे धर्म और राजनीति। हमने नहीं कहा ये बात। हम आपने भी कहा मित्र। सुन तो लीजिए अमिताभ भाई, बात तो सुनिए। देखिए ऐसा है कि वो मेरी जानकारी के हिसाब से, जितना मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, कि शंकराचार्य धर्म के जानकार होते हैं, शास्त्रों के जानकार हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ये उनका अपना स्टैंड है, और उसको बीजेपी जो उस इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रही है, उस बात को हम कहते रहे। मगर शंकराचार्य साहब का क्या, अब ये बात रहे, अब मैं शंकराचार्य जी सुनेंगे तो कितना दुखी होंगे कि आप लोग उनके साथ में खेल खेल रहे हो। नहीं, वैसे कह रहे थे हम छत से कूद जाएंगे शंकराचार्य जी के सम्मान में, अब आप कह रहे हैं नहीं ऐसा। उनकी बात, अरे बोल दो, काशी मथुरा क्या जा रहा है? आप ऐसे महान व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कराना चाहते हैं, उनकी बात को काटने की ना हम औकात रखते हैं, ना इस पैनल पे कोई औकात रखता है। मैंने बड़े बड़े जो धर्म गुरु थे, जो वो कहाँ के हैं, जो मध्य प्रदेश के, जब शंकराचार्य जी की बात आई तो उन्होंने कहा ना, ठीक, उनके बारे में। ठीक है तारिक खान, ठीक है तारिक भाई, ठीक है, तो भाई अब उनके बारे में ना कहलवाइए। यूपीए के राज्य में बीजेपी उन्हीं शंकराचार्य, ठीक है महाराज, रुको एक सेकंड अनिल भाई रुको। यूपीए के राज्य में 2005 में कांची कामकोटि पीठम के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को दीपावली की रात को पूजन से उठा के गिरफ्तार किया गया था। तब शंकराचार्य की बात का सम्मान नहीं था, नहीं था। तब चने बेच रहे थे क्या वो? कांची कामकोटि पीठ आज की है, 2600 वर्षों की है। और वो जो पूजा कर रहे थे वो 2300 वर्षों की निर्विघ्न चलने वाली पूजा है, निरंतरता के साथ। दुबे जी, उससे उठा के जगत गुरु को जेल में डाला गया, 10 साल जेल में रखा गया, और अंत में कोई गवाह नहीं मिला, तब छूटे जगत गुरु। आज सब लोग चिल्ला रहे हो, करे जी हम तो शंकराचार्य जी के पीछे चल रहे हैं, भाई हमें कुछ नहीं मतलब।
तो मैंने तो शंकराचार्य जी की बात पूछी। अशोक पांडे जी, शंकराचार्य, सारे शंकराचार्य इंक्लूडिंग अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और गोवर्धन पीठ पुरी के स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जगतगुरु, दोनों समेत सबने कहा है काशी मथुरा अयोध्या हिंदुओं के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। क्या आप ये मांग करेंगे कि जगत गुरु की इस मांग को स्वीकार करते हुए इंडिया गठबंधन ऐसा प्रस्ताव लाए? हाँ, निश्चित तौर पे करेंगे। हम लोग तो उनके साथ ही है। जब दीपावली वाले दिन गिरफ्तारी हुई थी तो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुख्य मुद्दा बनाया था। अभी सपा शासन में अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लबे सड़क गोदौलिया पर मैं लड़ा था ऐसे ही चैनल पर, मुझे याद है, गिरा के मारा गया था अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। तारिक भाई, मैं गवाह हूं। पुलिस वाला किसी अपराधी को नहीं मारता जितना समाजवादी पार्टी के शासन में अभी मुक्तेश्वरानंद को मारा गया। स्वरूपानंद जी को मुलायम सिंह ने गिरफ्तार करा के चुनार किले में बंद करा दिया था। आज इनका शंकराचार्य का प्रेम देख के मेरी दोनों आंखें भर आई। इतना प्यार शंकराचार्य से कि उनकी एक एक हड्डियां आज भी दर्द करती होंगी जब भी पुरवैया चलती होगी। मेरा ये मानना है एक कालनेमी लोग हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। देंगे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। 25 वकील खड़े करेंगे, मंदिर न बने। आज न्योता दिखा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का बड़ा अपमान हो रहा है। इनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट में क्या अपमान नहीं हुआ था? राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, कौन दिया? पांडे जी, अनिल यादव आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। पांडे जी एक मिनट भाई, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट रुको। देश को एक जानकारी दे दे, आनंद की जानकारी दे दे, कटुता कम हो। 2 चेहरे याद करिए। आदरणीय कपिल सिब्बल जी जो अब तारिक खान की पार्टी में है, वैसे तो वो सभी भाजपा विरोधी पार्टियों के मेंबर है लेकिन टेक्निकली सपा में है। दुबे जी और फारूक अब्दुल्ला। कपिल सिब्बल की मौजूदगी में फारूक अब्दुल्ला गा रहे हैं मेरो अंगना सुनो है गो कौन गली गयो राम। और इससे ज्यादा रामराज लोग हैं? कपिल सिब्बल ताली बजा रहे हैं और राम का भजन फारूक अब्दुल्ला गा रहे हैं, और कितना रामराज्य आएगा? नहीं, ये वही कपिल सिब्बल है जो कहने गए थे सुप्रीम कोर्ट में 18 में कि हुजूर 19 का चुनाव तक मुकदमा रोक दो। दुबे जी, कुछ तो रघुनंदन की लीला है। फारूक अब्दुल्ला और कपिल सिब्बल राम भजन गा रहे। नहीं, राम के अस्तित्व को तो कभी कोई नकारता ही नहीं। अम्मा गजब कर रहे हो आप, तो पढ़े लिखे आदमी हो। नोटे क्या हलफनामा नहीं पता भारत सरकार का? वो जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो तो अलग है। न्यायालय की प्रक्रिया ऐसा नहीं हो रही है। न्यायालय ने कह दिया कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर बन रहा है। हम लोग तो बात नहीं कर रहे हैं कि राम ये मंदिर का काम बनाने का धर्माचार्यों का है। और ये लोग तो खुद ही बात कहते, कभी कहते हैं रामानंद संप्रदाय का है, कभी कुछ कहते हैं। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ, अशोक पांडे जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। सारे विश्व में राम की बात राम के आदर्श को मानने की बात करिए। आप तो केवल राम का नाम ले रहे हो, राम के नाम को भुलाने की बात कर रहे हो। राम ने जो किया था, राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की थी, उसको करने का समिति ने कहा पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश में आज किसान दुखी है, नौजवान। एक मिनट अनिल जी, दोनों को रोकेंगे। अशोक जी आपको भी, अनिल जी आपको भी। नहीं, नौजवान किसान की बात फिर कभी करेंगे, आज मुद्दा जो है उसी पर रहेंगे। अनिल जी, एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, ये कुछ चीजें हम लोग रिटोरिक की तरह बोलते जाते हैं लेकिन वो व्यावहारिक तौर पर असत्य होती हैं, भ्रामक होती हैं।
दुबे जी आपसे कह रहा हूं, अनिल यादव के पास भी आऊंगा, एक से सुन लीजिए। इसलिए भ्रामक होती हैं, हम सब लोग बोल देते हैं जोश में, धर्माचार्य बनाते हैं मंदिर। नहीं, बड़े मंदिर धर्माचार्य नहीं बनाते। सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन रखे गए और महाराजा जामनगर उसमें रखे गए। ठीक, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो मंत्री थे केंद्र में, वो उसमें रखे गए। क्या हर जगह यही व्यवस्था है मित्र? ठीक, अमिताभ जी नहीं, इसलिए ऐसा रिटोरिक मत बोलो जिसको तथ्यात्मक नहीं हो। ठीक, नहीं, तथ्यात्मक बात करो ना 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 ना, तथ्यात्मक बात। मुझे एक मिनट ना ना, आपने बात उस वक्त बोली वो ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने रोक दिया। मंदिर, बड़े मंदिर हमेशा व्यवस्था, हमेशा ट्रस्ट बनाते हैं, हमेशा हम ये कह रहे हैं कि वहाँ सारे दलों के लोग मौजूद होते हैं। अब आपने बात बदल दी, अब मैं बहस में नहीं उलझना चाहता। ठीक, मैं बहस में नहीं उलझना चाहता। और अरे रुको भाई दुबे जी, रुक जाओ, मैं अनिल यादव के पास आ रहा हूं। एक बात और कह दूं, आगे याद रहेगी। राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर है सांवरिया सेठ का, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भारत में। क्या उसमें मूर्ति 500 वर्ष पहले ही स्थापित हुई थी, प्राचीन मंदिर। क्या आज तक काम चल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या इसलिए ये ऐसी बातें मत बोलो जो व्हाट्सएप वाली हैं। व्हाट्सएप वाली बातों को भरोसा गिर जाती है। खैर छोड़िए, अनिल यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे मित्र? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि पांडे जी अभी जिक्र कर रहे थे उस मामले का, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो लाठीचार्ज हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उस मामले में एनएसए लगा उन पे जेल गए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ चलने में उन पर कार्रवाई भी हुई। सुन लीजिए, आज भी वो मुकदमा आज भी चल रहा है। यदि ये इतने भले मानस हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्यों वो मुकदमा नहीं हटा देते? भाई वो तो अच्छा कार्य था ना, आप भी सहमत है तो हटाइए अजय राय जी के ऊपर से मुकदमा, मैं तो तब मानूंगा। दूसरी बात, जो आपके तर्क हैं और जो अशोक पांडे जी के तर्क हैं, इसका मतलब तो ये है कि जो ये हमारे शंकराचार्य हैं, दोनों लोग, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का, इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, उस तरीके का, उस काम का नहीं, तो उनको जितनी मर्जी चाहे गाली दी जाए। अनिल यादव, नहीं गाली नहीं, अभी रुकना होगा अनिल यादव, अभी रुकना होगा, बस आगे बात अब रुकना होगा। मैंने तो कहा मुझे आधा सम्मान पसंद नहीं, सोमवार को सम्मान, मंगल को धैतेरी की पसंद नहीं। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्यों ने कहा अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं के अक्षुण्ण श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, इन पर समझौता नहीं हो सकता कभी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, देखो जमुई आ गई तारीख को इसी बात पे, उनको तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि शंकराचार्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अयोध्या में नहीं कर पाए, हसरत मन में रह गई। श्रद्धा आपकी हम जान रहे हैं तारिक खान, बहुत है समाजवादी पार्टी की भी। क्या आपके मन में हसरत रह गई देव सेवा की, प्रभु सेवा की? मथुरा और काशी के लिए शुरू कर दीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद जी महाराज को आगे करके। तारिक खान नहीं, बोलिए हर हर महादेव नहीं, और जय कन्हैया लाल की शुरू कर दीजिए, और साथ में इनको ले जाइए अपने जोड़ीदार जयंत चौधरी की पार्टी को। जी कैसे कर दिया जाए? मामला तो कोर्ट में है ना, दोनों मामले। बात है, शंकराचार्य जी की नहीं मानोगे, कोर्ट की मानोगे? ये कोर्ट क्या है? शंकराचार्य जी की नहीं मानोगे? पिछले 10 दिन से आप लोग शंकराचार्य जी का ही नाम तो आगे बढ़ा रहे हो मित्र, उनके साथ ये मत करो ना, उनकी बात तो जो बात शंकराचार्य ना उनकी बात मान लो जी। नहीं ठीक है, उनकी बातों को देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी बातों का विरोध बड़े बड़े गुरु और बड़े बड़े नहीं कर पाए। उन्होंने कहा नहीं वो उनको भाई जो कह रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के शास्त्रों की जानकारी, और वो अगर बात कह रहे हैं तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए चंपत राय साहब। मैं तो करो चंपत राय को छोड़ो, अयोध्या में हो गया जो होना था, भव्य हो गया, अब आगे की लड़ाई के सुध लो। मैं तो आपको श्रेय दिलाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को, मथुरा और काशी की लड़ाई का नेतृत्व सपा अखिलेश जी करे, साथ में राहुल जी को रखे, जयंत जी को रखे, केशव देव को रखे, अपना दल खमेरावादी को भी ले जाएं।
नहीं, कल से शुरू करो अभियान। मामला जब कोर्ट में है तो कैसे कर सकते? अमिताभ भाई अरे जगत गुरु की बात बड़ी रखेंगे कि कोर्ट की रखेंगे? गजब कर रहे हो। नहीं, जगत गुरु की तो बात है ही है भैया, उनकी बात को कहां से काटा जा सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ। शुरू कर दो, शुरू कर दो। जो बात उन्होंने कही है कि शास्त्रों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है, उसको एक बार संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा, ठीक, रुकिए तारिक भाई रुकिए, मैं अशोक पांडे आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। शिवपाल जी ने कहा गोली कांड सही था। जिस वक्त गोली चली थी, निश्चलानंद जी महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद जी तब उत्तराधिकारी थे, शंकराचार्य जी तो पूज्यपाद स्वरूपानंद जी ही जिंदा थे। ठीक, उन दोनों ने उसकी निंदा की थी। जिस गोली कांड की पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य निंदा कर गए, उसको शिवपाल यादव सही ठहरा रहे। ये नहीं चलेगा। जगत गुरु की पूरी मानो। अशोक पांडे जी, देखिए, इनका सही कहना है कि शंकराचार्य को चौराहे पर पीटा जा सकता है, लेकिन उनका कहना काटा नहीं जा सकता। अरे ये लोग कालनेमी हैं, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मेरा ये मानना है, ये जो भी प्रकरण हुआ है, राजनीतिक दलों को राक्षस कह रहे हैं। राजनीतिक दलों को राक्षस कह रहे हैं। जिन दलों के पास 63% वोट है, उन्हें ये राक्षस कह रहे हैं। उन्हें वोट देने वाली जनता को ये राक्षस कह रहे हैं। ये कोई तरीका है? आप 63% जनता को वोट देती है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीतावासी पास नहीं थे, 63% जनता को कभी दानव खड़े हुए थे और राम भक्तों के आपको कोई राक्षस कहते हैं, फिर कैसा लगेगा? आप राम का अपमान करते हो, आप राम को उंगली पकड़कर चढ़ाना चाहते हो, मोदी जी को राम का पिता दिखाना चाहते हो, आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए और माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। स्टालिन के साथ बैठ के कहते हैं कि हम उठा उखाड़ कर फेंक दें सनातन को। किसी माई के लाल में हैसियत नहीं है कि सनातन को उखाड़ के फेंक दे। इस बार इंडिया को उखाड़। अरे आप ही नुकसान कर रहे हैं सनातन का सबसे ज्यादा। आचार्यों को, शंकराचार्यों को गालियां दे रहे हैं भाई आप लोग। ठीक, एक मिनट रुकिए, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं तो मूल बात पर टिका हूं अनिल दुबे जी। मैंने कांची कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती जी महाराज को पुलिस से लुटते पिटते देखा मैंने। ठीक, मुझे याद है जंतर मंतर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने धरना दिया था इसके विरोध में, जैन सरस्वती गिरफ्तारी के विरोध में। मुझे याद है, मैं एक पत्रकार के नाते उसको कवर करने गया था। ठीक, वो उसका कारण क्या था मैं बता चुका हूं, उसमें सोनिया जी की भूमिका की चर्चा है। खैर, स्वरूपानंद जी महाराज जिनके शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दुबे जी, इनको आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने पकड़वा के धकिया के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी पूरी संज्ञान होशोबास में, चुनार में ले जाकर बंद कर दिया था। कहा था हमने बड़े शंकराचार्य देखे, हमें समझाओ आदरणीय मुलायम सिंह जी। क्या? और अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके बटुक काशी की गलियों में लुटे पिटे, मार खाए, घायल हुए, रोए। तब मैं जिस चैनल में था, अकेला व्यक्ति था जिसने उस दिन ये बात उठाई थी और मैंने बड़ा भावुक होकर कहा था कि संत पर लाठी मारने वाली सत्ता टिकती नहीं। ये उदाहरण पानी के साथ गोली समझ के निगल लिए जाए। दुबे जी, देखिए अमिताभ जी, लाठी मारना, आंदोलन को कुचलना, ये तो कोई भी सरकार करे, मैं उसका पक्षधर नहीं। हम लोगों ने भी आपको लाठी मारे हमें तकलीफ नहीं, आप नेता हो। शंकराचार्य को लाठी मारेंगे? अभी लाठी तो अमिताभ जी, गजब कर रहे हो भाई। लाठी गोली कोई भी सरकार चलावे उचित बात नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात आवाज उठाने का अधिकार है। पर चला रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है दुबे जी। आपने तो इस पर भी बहस की होगी और आप करते रहे हो, हर मुद्दे को उठाते हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों का सवाल रहा हो। अभी आप देखिए 112 की लड़कियों के ऊपर लाठी चली, उनके ऊपर लेकिन शंकराचार्य के ऊपर लाठी बड़ी चीज है।
दुबे जी एक मिनट, हम तो आप ही लोगों सीखे। आप लोगों ने कहा सर्वोच्च हिंदू धर्म के सर्वोच्च शक्तिपीठ है शंकराचार्य, तो आपने हिंदू धर्म के सर्वोच्च शक्तिपीठ को गुदौलिया में गिरा गिरा के मारा, ये कह रहा हूं। आवाज उठ रही तो ये उठाना। देखिए, सनातन धर्म की बात आप लोग कर रहे हैं, ये लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, और शंकरपीठ से 4 शंकरपीठ हैं, उनके शंकराचार्य अगर किसी चीज को उठा रहे हैं तो जरूरी है कि उस बात को हम कहें। हमें मंदिर बनाने से, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक, अरे बस ठीक है। तारिक खान, मेरे ख्याल से शंकराचार्य जी इस बहस को जब सुनेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद निश्चलानंद जी से तो मेरा उतना परिचय नहीं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी और स्वरूपानंद से तो खूब परिचय है ही। जब उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो क्या सोचेंगे कि हम ही को गिरा गिरा के मारा, गुदौलिया से लंका तक दौड़ा दौड़ा के, क्या छोटे छोटे बटुक घायल हो गए थे क्या? और आज सब लोग छत पे खड़े होकर करे सर्वोच्च पीठ, सर्वोच्च अधिकारी धर्म के, हिंदुत्व के, हम सब उनके सामने नतशिर, उनकी बात नहीं काट सकते। नहीं, स्वरूपानंद जी महाराज को दरोगा पकड़ के ले गया था, चुनाव बंद कर दिया था। तारिक खान, तब वो जगत गुरु नहीं थे, तब वो मोहल्ले गुरु थे। तारिक खान, कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक मिनट दुबे जी, सबसे तुलना मत करिए, सबसे तुलना मत करिए। नहीं, ये तर्क भी मुझे मंजूर नहीं। शंकराचार्य, पूज्यपाद शंकराचार्य की तुलना अमिताभ अग्निहोत्री, अनिल दुबे से थोड़े ना हो सकती है। अभी आप लोग उनको महान बता रहे हो और अब करें कि ठीक है लाठी तो सबको पड़ती है, अब क्या करें? नहीं, लाठी नहीं पड़नी चाहिए। लाठी और गोली कोई भी सरकार चलावे वो उचित नहीं है। अमिताभ जी, तारिक भाई ऐसा है ना अमिताभ भाई जी, एक ही बात कहूँ बस, उसके आगे कोई बात। देखिए, शंकराचार्य हो, धर्मगुरु हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म के बड़े गुरु हो, वो उनको इज्जत देना सभी का धर्म है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अटल बिहारी वाजपेयी का जो नरेंद्र मोदी को याद दिलाया गया था, राजधर्म क्या होता है और राजा का काम क्या होता है, जो प्रजा चुन के भेजती है, और राजधर्म निभाना क्या होता है, इसको मुख्यमंत्री को याद करना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो चाहे नेताजी हो, चाहे अभी के योगी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, सबको वो राजधर्म याद रखना चाहिए। मैं अटल जी की बात करता हूं, और उसी राजधर्म का पालन करने में कभी कभी कड़े कदम भी उठाने पड़े हैं, इसकी पीड़ा। ठीक है तारिक भाई, ठीक है, मगर राजधर्म तो राजधर्म। ठीक है, मैंने कभी नहीं सुना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पर लाठी और सन्यासियों पर लाठी, और वो भी काशी जैसे पुण्य क्षेत्र में, जिसको हम महादेव की देह मानते हैं काशी को। शिव पुराण में उल्लेख आता है कि काशी मेरी देह है, महादेव कहते हैं। वहां सन्यासियों के साथ और जगत गुरु के साथ व्यवहार मैंने कभी नहीं सुना। मुलायम सिंह जी ने माफी मांगी कि स्वरूपानंद को हमने बंद कर दिया था, वो भी जगत गुरु थे, इनके गुरु थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। क्या सोनिया जी ने माफी मांगी, मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी? नहीं। अनिल यादव जी को मैं याद दिला के एक प्रश्न ले लूंगा, इसी पर विषयांतर है लेकिन लेना जरूरी है, तथ्य साफ रहने चाहिए। जब जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जगत गुरु को पुलिस पकड़ के ले गई, उतना अभद्र और बर्बर काम किया, 2300 साल की अविच्छिन्न परंपरा को धस्तीभूत कर दिया। सुबह भी जेल जा पकड़ सकते थे उनको, ऐसा कोई रात में वो भाग तो रहे नहीं थे। कोई गिरहकट थे, शंकराचार्य थे भारत के। मेरी बात मत मानो, मेरी बात का खंडन करने का साहस आपके पास हो सकता है, लेकिन भारत रत्न, भारत के राष्ट्रपति रहे और कांग्रेस के लंबे समय तक नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर रहे, भारत के तमाम मंत्रालयों के मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी ने लिखा, अनिल यादव, कि जिस दिन जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन में बहुत गुस्से में था। कैबिनेट की बैठक में जब मैं गया तो मैंने ये प्रश्न उठाया और मैंने कहा अपनी सरकार से, प्रणब मुखर्जी लिख रहे हैं कि क्या आप में ये साहस है कि आप किसी दूसरे धर्म के धर्मगुरु को उसके इतने बड़े पर्व और पूजा पर गिरफ्तार कर सकते हैं? और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा आप हिंदू धर्म के शंकराचार्य को जानबूझकर अपमानित करना चाहते हैं।
प्रणब मुखर्जी, अमिताभ अग्निहोत्री नहीं। यादव जी, अब या तो ये कह दो भाई प्रणब मुखर्जी भी मूंगफली बेचते थे, वो भी कुछ नहीं है। अजय राय जो करे वही बात फाइनल मानी जाएगी, तब फिर बात खत्म। नहीं, मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, आपने एक बार भी जनता को नहीं बताया, उस पर हामी नहीं भरी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उसी मामले में वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए, लाठियां खाई, उन पे एनएसए लगे। बीजेपी यदि उस कृत्य का विरोध करती है तो वो एनएसए आज क्यों नहीं हटा रही? योगी जी जब अपने ऊपर से मुकदमे हटा सकते हैं, अपने तमाम नेताओं के ऊपर से, जो दंगाई नेता हैं उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जा सकते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर से मुकदमे क्यों नहीं हटाए जा सकते? और मेरा एक छोटा सा सवाल है अमिताभ जी, एक 10 सेकंड का सवाल और, लड़ाई अजय राय लड़ेंगे, ये लड़ाई अजय राय लड़ेंगे मुकदमा की। मेरा 10 सेकंड का सवाल। जी भाई, 10 सेकंड का भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि मंदिर बनेगा। मैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसकी हैसियत हो कि आने वाले समय में इस फैसले को पलट सके या इसका विरोध कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और मंदिर बनेगा वहां पर, तो क्यों ना उसे भव्य तरीके से बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाए? उसका राजनीतिक फायदा लेना गलत बात नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ये करके करोड़ों लोगों की आस्थाओं का नहीं नुकसान पहुंचा रही है? आप एक प्रश्न पांडे जी से भी इस बारे में। ठीक है तारिक जी, ठीक है, अनिल यादव जी, ठीक है। जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था, देश आजाद हो गया था, अपनी सरकार आ गई थी, जवाहरलाल जैसा मजबूत नेता था, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी, फिर तो सर ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज फिर आ जाते, घुस जाते और फिर हम गुलाम हो जाते, ऐसा कोई खतरा था नहीं। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, नोट कर लो, ये सब आंकड़े जीवन भर काम आएंगे मेरे साथियों के। 15 अगस्त 1947 आजाद हुए, 11 मई 1951 को हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी सोमनाथ में। 1965 में जाके शिखर बना, तब कलश लगा। 65 में ही कर देते, इतनी जल्दी काहे की थी? अंग्रेज दोबारा आ रहे थे क्या? ये गली में छुपे थे कि हम फिर आ जाएंगे? या खिलजी आने वाला था? नादिर शाह आने वाला था क्या? नहीं ना, वो तो मरखप गए थे सब। आदिर शाह, नादिर शाह जितने थे, अलवन मलवन, एवक टेवक, फिर तो हमारे राज था। ये हृदय में हुक होनी चाहिए कि मेरे प्रभु जितनी जल्दी विराजे उतना अच्छा। आज के लोग, प्रवक्ताओं को मैं देख रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा समझदार हो गए लोग, वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा काबिल हो गए आज के लोग, कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी से ज्यादा समझदार हो गए। गजब बात करते हैं भाई। तब तो वल्लभ भाई पटेल को जयराम रमेश से पढ़ना चाहिए ट्यूशन। ऐसा नहीं करो मित्र। अशोक पांडे जी, जो हमारे हृदय के आसन पर सबसे बड़ी उस मूर्ति में विराजमान होते हैं, उनके लिए एक एक दिन हमारे मन में भारी होता है, एक एक पल भारी होता है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी विराजे। मैं आज भी चाहता हूं, कृष्ण जन्म स्थान पर जब मैं जाता हूं, तो मैं आज भी चाहता हूं कि वहां भव्य मंदिर होना चाहिए जहां योगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया। इसमें क्या दिक्कत है? क्या अनंत काल तक प्रतीक्षा की जाएगी? आपकी आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट एंड म्यूट क्या है जी। लोहिया जी कहते थे कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए, बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे, शेर शाह सूरी, रजिया, रसखान हमारे पुरखे थे। दुर्भाग्य इन लोगों को समझ में नहीं आता। वो तो कहते थे मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है। रामायण मेला लगाने का काम करते थे डॉक्टर लोहिया। आज कहाँ गई लोहियाटी वाली बात? आज इन्हें बाबर प्यारे लगने लगे, रसखान प्यारे नहीं है। बाबर ने जब तोड़ा था राम मंदिर को तो उसकी निंदा नहीं किया। राम भक्तों के लहू से सजुग धरती को लाल करके मौला मुलायम बनना ज्यादा पसंद किया था। क्या प्रदेश की जनता नहीं देख रही थी? देश की जनता नहीं देख रही थी? उसका जवाब जनता उन्हें दिया है और निश्चित तौर पर देती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, भव्य राम मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी मुहलत की आवश्यकता नहीं है। जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम बुलाएंगे वही जाएगा, ये तो शुरू से कहा गया है। जी, 2-3 बातें कहनी। एक तो मैं इस बात में अखिलेश जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उस
काले स्याह पक्ष की कभी दोबारा चर्चा नहीं की। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 वो बहुत दुखद दिन है, चर्चा नहीं करना चाहिए। अनिल दुबे जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। हम लोगों ने वो दौर देखा है आंखों से। सरयू में लाशें तैर रही थी, रक्त बह रहा था, उसकी चर्चा करनी चाहिए राजनीतिक लोगों को, और वो भी इस समय जब पूरा देश राम राम कह रहा है। आपको किसने कहा आप आके छाती ठोक रहे हैं, बहादुर बन रहे कि हां ठीक गोली चलवाई? अच्छा, मैं सिर्फ प्रणाम कर सकता हूं ऐसे लोगों को। और फिर वो लोग ये कहते हैं शांति और यादव जी, फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि शांति और सद्भाव बनाए रखना जाना चाहिए। हमने गोली ठीक चलवाई ये बोलने के बाद शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं? दुनिया का कोई और देश होता, वहां आप बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर गोली चलवा देते तो आपको राजनीति करना भूल जाते, चुंगी का चुनाव नहीं लड़ पाते कभी जिंदगी में। या तो देश ने रक्षा मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी ये बात चुभने वाली है, ये चुनौती देने वाली है, ये लांछित और अपमानित करती है भारत की बहुसंख्यक आबादी को, जब आप ताल ठोक कर कहते हो कि हमने गोली ठीक चलवाई। अब क्या बनना चाहते हो? किम जोंग बनना चाहते हो? अयोध्या में गोली भारत माता के मस्तक पर लगा काला टीका था। कोई सोच सकता है अयोध्या में गोली चले राम भक्तों पर? बार बार बात आ रही है। यहां तो चलो भाजपा है, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा विवेक से रहिए, ये चुनाव आखिरी नहीं है। अभी खड़गे जी नेतृत्व कर रहे हैं, एक दौर आएगा अनिल यादव की पीढ़ी कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, ऐसी लकीरें मत खींचिए जो भारत के मन को बोझिल लगे। सोमनाथ में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तारिक खान सपा को छोड़ो, आप तो किसी प्राण प्रतिष्ठा से नहीं जुड़े हैं, आप मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं। उस समय सोमनाथ में कोई जनसंघी नहीं था कमेटी में, जनसंघ वालों को भूमिका भी नहीं थी। क्या कोई चंपत राय भी नहीं था सोमनाथ में? पहला न्योता लिखित में किसके पास आया? आप जयराम पूछते हैं कि न्योता क्यों दिया जा रहा है, नहीं खेड़ा पूछ रहे थे। अनिल यादव उनको बताना, सोमनाथ का भी छपा हुआ न्योता बना था क्या? और वहां के राज प्रमुख जिनको दर्जा दिया गया था, वो लेके न्योता आए थे किनके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तब तो जनसंघी नहीं थे। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? और रिजेक्ट ही नहीं किया, राजेंद्र बाबू को भी खरी खोटी सुनाई, बोले तुम क्यों जा रहे हो? आकाशवाणी से कहा सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार के कार्यक्रम की खबर बहुत कम चलाना। जवाहरलाल जी ने रिटन में कहा, कान में नहीं कहा, ऑर्डर किया फाइल पर, उनके दस्तखत के साथ मौजूद है। आज आपको तकलीफ हो रही है, आप सवाल खड़ा कर रहे हो और कह रहे हो हम हिंदू धर्म के चैंपियन हैं। सोमनाथ से आपकी क्या समस्या थी? सोमनाथ से क्या समस्या थी? वहां तो मस्जिद का भी लफड़ा नहीं था। क्या समस्या थी? गजनी से रिश्तेदारी है क्या? इलजी खिलजी से रिश्तेदारी है क्या? क्यों, क्या समस्या थी? पंडित जी ने क्यों आक्षेप किया? यह तरीका ठीक नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, मेरी बात से मेरे ख्याल से सब लोग दिल से सहमत होंगे। यहां तो अलग अलग भूमिका है, सबकी पार्टियां हैं, लेकिन अनिल दुबे जैसे लोगों से मैं जरूर उम्मीद करूंगा जिन्होंने लोक जीवन देखा है, वो किसी पार्टी में हो। जहां राम वहां सब मुहूर्त। राम खुद मुहूर्त हैं। राम के लिए कोई मुहूर्त निकालेगा? राम से नक्षत्र है, राम से ग्रह है, राम से काल की गति है, राम की कृपा से काल पुरुष है। राम का मुहूर्त तो बाबा सन्यासी निकालेंगे?
तुलसीदास ने कहा कि जब प्रभु प्रगटे, दुबे जी, जब भगवान प्रगटे तो मुहूर्त निकाल के तो प्रगटे नहीं थे। समझिएगा मेरी बात को, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। मुहूर्त निकाल के तो प्रगटे नहीं थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, तारिक खान साहब आप भी समझिए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, बड़ा अच्छी जानकारी है। तुलसीदास ने लिखा कि तिथि, वार, पल, क्षण, मुहूर्त, सगुन सब अच्छे हो गए जैसे ही प्रभु प्रगटे, जन्मे। क्या? जिसके मां की गर्भ से बाहर आते ही सब कुछ सर्वोत्तम हो गया, ग्रह नक्षत्र मंडल। हम कह रहे कि जी स्वरूपानंद जी की बात क्यों नहीं सुनी जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात क्यों नहीं सुनी, और फिर हमारी क्यों नहीं सुनी? केवल रामलला की सुनेगा देश। कहा जा रहा चुनाव आगे टाल दो, भारत के लिए चुनाव उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, रामलला के लिए प्रतीक्षा संभव नहीं। 500 वर्ष प्रतीक्षा कर ली इस देश ने, छोटी बात है क्या? आप लोग हमेशा, मैं अनिल यादव मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा आपकी बात में वजन नहीं आता कांग्रेस की बात में, आपकी नहीं कांग्रेस की। आपकी पार्टी का नेता जो मंत्री रहा लगातार, सोनिया जी के परिवार का कोटरी का मेंबर रहा, कपिल सिब्बल, उस आदमी ने जाके गोगोई की अदालत में क्या कहा, जाके सुप्रीम कोर्ट में, कि 19 तक रोक दो। आपकी मंशा हमेशा रही कि राम जन्मभूमि का विषय रुकता रहे, अटकता रहे, लटकता रहे, भटकता रहे, मंदिर न बन पाए। क्यों रही अपेक्षा आपकी? क्यों रही? इस देश में चुनाव हमेशा होते रहेंगे। तारिक भाई अभी रोक भी देते, 26-27 में फिर चुनाव है, फिर चुंगी का चुनाव है, फिर ग्राम प्रधानी का चुनाव है, चुनाव का ओढ़े के बिछाएं। प्रभु का प्राकट्य चुनाव से प्रभावित होगा क्या? आप ही चाहते हो कि चुनाव आयोग से पूछ के मुहूर्त निकलेगा क्या? नहीं ना। राम के लिए इस देश ने जितना इंतजार किया है मित्र, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो तो बता दीजिए। और मैं बड़ी बात नहीं कहता, जो लोग अयोध्या गए हैं दुबे जी, जिन्होंने उस जिग जैग सिक्योरिटी से पार करके रामलला को तंबू में दर्शन किया है, धूल भरे उसमें वातावरण में, उनकी आंख से आंसू जरूर टपका है। मेरी आंख से टपका जब भी मैं गया, कि जिनको हम जगत का पालनहार कहते हैं, जिनको हम भारत की आत्मा कहते हैं, वो इस दुर्दशा में बैठे कि स्टूल पर एक टेबल फैन रखा है। दुबे जी, अशोक पांडे जी, रामलला के तंबू में अनिल यादव जी स्टूल पर एक टेबल फैन रखा था जो खड़खड़ करके चलता था। तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए कमिश्नर साहब क्या अर्जी लगानी पड़ती थी। भोग और प्रसाद भी सरकार तय करती थी कितना लगेगा। तारिक खान, किसी और धर्म के साथ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए अब राम के लिए प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए थी। भारत की सहिष्णुता, भारत की महानता, भारत की उदात्तता इसी से पता लगती है कि उसने अपने प्राण तत्व की प्रतीक्षा के लिए 500 वर्ष प्रतीक्षा की, और अंततः भारत के सबसे बड़े अदालत के निर्णय के बाद ही मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया। और ये हरकत कौन कर रहा है? अनिल यादव जी, आपकी पार्टी तो गठबंधन की मुखिया है। ये किसने ये फेक खबर चलाई, फर्जी बात कही? बड़ा नेता है आपकी गठबंधन का, कि 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। यह असत्य भाषण क्यों किया गया? इसके पीछे मंशा क्या है? शरारत है कि नहीं? शरारत है। देश में दंगा कराना चाहते हैं। 500 साल से लड़ाई इसी बात की है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये झूठ क्यों फैलाया गया? और राजनीतिक लोगों ने फैलाया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अनिल यादव जी जानते हैं,
उनके गठबंधन के बड़े नेता हैं वो लोग। ये क्यों फैलाया झूठ? भारत की करोड़ों श्रद्धालु जनता, आप सोचिए अनिल दुबे जी, अगर आक्रोशित हो जाती तो क्या नतीजा निकलता? लड़ाई मंदिर की तो नहीं थी, स्थान की थी ना। ये धूर्तता क्यों की गई कि रामलला का मंदिर 4 किलोमीटर दूर बन रहा है? जिन्होंने अयोध्या देखी है वो जानते हैं कि सारी लड़ाई जिस जमीन की थी, उस जमीन का माप मालूम कितना? मुझे तो मुंह जवानी याद है, 2.77 एकड़। अशोक पांडे जी नहीं, ऐसे ऐसे लोग जिनकी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई, करे 3-4 किलोमीटर दूर, उतने में तो पूरी अयोध्या नप जाएगी। 70-75 एकड़ का तो कुल प्रोजेक्ट है, और 1 किलोमीटर में 250 एकड़ होता है। क्या इंडिया गठबंधन ने उस नेता को डांटा? क्या उसकी निंदा की गई कि इतनी खतरनाक चिनगारी का खेल बुरा होता है, ये मत खेलो? दुबे जी, आपके नेता को भी बात उठानी चाहिए, उसको भी छपरौली में वोट मांगना है ना। नहीं, बांग्लादेश में तो चुनाव लड़ोगे नहीं? क्या ये बात नहीं उठानी चाहिए कि झूठ क्यों फैलाया जा रहा था कि मंदिर वहां नहीं बन रहा? राम के साथ प्रपंच मत करिए, राजनीति करिए, आपस में लड़िए, एक दूसरे के विरुद्ध जैसे चाहे वैसे आरोप लगाइए, लेकिन राम को मुक्त रखिए। आप उन श्रद्धा में शीश नहीं झुका सकते तो अपमान में कोई टिप्पणी भी मत करिए। ये इतनी मर्यादा इस देश में पालन होनी चाहिए, ये सब चाहते हैं 140 करोड़ लोग। धन्यवाद।